नमस्कार विद्यार्थियों, मेरा नाम है रविशंकर दहोलिया और एक बार मैं पुनः आपके सामने उपस्थित हूं आपके ही द्वारा डिमांड किए गए टॉपिक को लेकर के। आज का हमारा जो टॉपिक है वो उन विद्यार्थियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है जो किसी भी स्टेट सर्विसेज की एग्जाम दे रहे हैं या यूपीएससी की एग्जाम दे रहे हैं। बेसिकली सिविल सर्विसेज में जो चौथा पेपर होता है वो एथिक्स को लेकर के होता है। सेकेंड एआरसी के रिकमेंडेशन के बाद, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन के रिकमेंडेशन के बाद यह पेपर हमारे सिलेबस में जोड़ा गया और इसी सिलेबस में एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय होता है हमारा केस स्टडी का। तो आज का हमारा जो लेक्चर होने वाला है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस लेक्चर में हम लगभग हर स्टेट को देखें तो 40 से 50 नंबर या 60 नंबर का केस स्टडी पूछा जाता है पेपर नंबर 4 में, और ये ऐसे नंबर होते हैं जिन्हें हम बहुत ही इजीली ग्रैब कर सकते हैं, इजीली हम लोग इसको प्राप्त कर सकते हैं यदि हम थोड़ा सा बेसिक बातों पर ध्यान दें। तो कौन सी है वो बेसिक बातें, उन्हीं बातों पर हम लोग आज चर्चा करेंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको ऐसे ही वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। चलिए हम हमारे विषय को प्रारंभ करते हैं। हमारा विषय है एथिक्स में केस स्टडी। तो देखिए भाई, पहला प्रश्न हमारे सामने ये आ जाता है कि केस स्टडी है क्या। भाई, हम जिस चीज के बारे में पढ़ना चाह रहे हैं, हम जिस चीज को कवर करना चाह रहे हैं, जिस चीज को लेकर के हम चर्चा करना चाह रहे हैं, उसके बारे में हमें पता हो कि उसकी परिभाषा क्या है और वो क्यों पूछी जा रही है या हमें क्यों पढ़नी है, हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्यों महत्वपूर्ण है। तो हम लोग अगर बात करें नीति शास्त्र में, केस स्टडी जो है वो किसी एक व्यक्ति, समूह या घटना का एक वर्णनात्मक और खोजपूर्ण व्याख्या होती है। देखिए, कोई भी जो घटना हुई है उस घटना की ऐसी व्याख्या की जाती है आपके सामने कि आप आश्चर्यचकित हो जाएं या आप वहां पर कोई ना कोई निर्णय लेने के लिए बाध्य हो जाएं। ठीक है, एक बेसिकली ये एक सिचुएशन बेस्ड कॉन्सेप्ट है जिसमें आपको एक सिचुएशन दी जाती है, आपको एक परिस्थिति दी जाती है और उस परिस्थिति के अनुसार आपसे कुछ प्रश्नों के उत्तर की डिमांड की जाती है, सो दैट दे कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज योर एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी। ये पूछने का मेन कारण ये होता है कि जो आयोग है वो ये जानना चाहता है कि आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी क्या है, आपकी जो प्रशासनिक क्षमताएं हैं वो प्रशासनिक क्षमताएं क्या है, ये जानने के लिए ये चीजें पूछी जाती हैं। तो भाई, व्याख्या होती है या वर्णनात्मक व्याख्या की जाती है किसी भी घटना की, कोई भी घटना हो सकती है। वास्तविक जीवन में संभव घटनाओं, यानी जो वास्तविक जीवन में संभवित हो घटनाएं, वैसी घटनाएं हो सकती हैं, और उन घटनाओं का काल्पनिक प्रस्तुतिकरण आपके सामने किया जाता है। ठीक है, मतलब जो घटना, जैसे मैं एक एग्जांपल लेकर के बताऊं, ऐसा हो सकता है कि आप एक रोड पर जा रहे हो और रोड के साइड में, किनारे पर या कहीं पर जो है वो कोई किसी आदमी का एक्सीडेंट हो जाए, तो हो सकता है यही घटना आपके सामने प्रस्तुत कर दी जाए। ऐसा हो सकता है कि आप ट्रेन के माध्यम से या बस के माध्यम से कहीं जा रहे हो और वहां पर जो है वो कोई दुर्घटना हो जाए, तो ऐसी सिचुएशन आपके पास सामने पेश की जा सकती है। मतलब क्या है भाई कि वास्तविक जीवन में जो घटनाएं संभव हैं उन घटनाओं का काल्पनिक प्रस्तुतिकरण आपको किया जाता है ना, आपसे फिर पूछा जाता है ना। जो एक प्रशासक के रूप में आपकी समस्याओं के समझने की क्षमता और उनसे निपटने की क्षमता, समस्याओं को समझना और उनसे निपटना, इन दोनों समस्याओं का मूल्यांकन करने के लिए आपके से पूछा जाता है ना। दोनों समस्याओं का मूल्यांकन करना है। कौन सी समस्या है कि एक प्रशासक के रूप में आप समस्याओं को कितना समझते हैं, पहली चीज तो आप समस्याओं को कितना समझते हैं, दूसरी चीज आप उन समस्याओं का निराकरण कैसे करते हैं। किसी समस्या को समझना और फिर उसका निराकरण करना, ये दोनों चीजों की परख इस केस स्टडी के माध्यम से की जाती है। और देखते हैं भाई, ये कहानी के रूप में होती है। ठीक है भाई, ये भी हमने समझ लिया। अच्छा, ये आपको छद्म रूप से, आपको इमेजिनरी करके, आपको इमेजिन के फॉर्म में एक ऐसी स्थिति में पहुंचा देगी जहां पर आप गहन विचार किए बिना
किसी भी तरीके का निर्णय नहीं ले पाएंगे। यानी केस स्टडी की बेसिकली करती क्या है, आपको एक ऐसी सिचुएशन में पहुंचा देती है जहां पर आप बिना गहनता से विचार किए हुए किसी भी प्रकार का कोई भी निर्णय नहीं ले पाएंगे। यानी यदि आपको निर्णय लेना है तो आपको गहनता से विचार करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप निर्णय ले पाएंगे। तो ऐसी स्थिति में पहुंचाने का काम जो है वो कौन करता है भाई, केस स्टडी करती है। ठीक है, चलिए समझते हैं। इसमें नैतिक, कानूनी अथवा सामाजिक दुविधा हो सकती है। अब सबसे पहले तो भाई दुविधा समझ ले क्या है ना। देखिए अगर मैं बात करूं दुविधा की, काय की बात करूं भाई, दुविधा, तो दुविधा एक ऐसी सिचुएशन होती है, एक ऐसी परिस्थिति होती है जहां पर किसी प्रकार के दो नैतिक मूल्य जो है वो आपसी क्लैश में होते हैं, आपसी संघर्ष में होते हैं। जैसे हमारी इच्छा और नैतिक मूल्यों के बीच में कोई दुविधा हो सकती है ना, डायलेमा, एक ऐसी सिचुएशन जहां पर आपके पास विकल्प तो हो पर आप उन विकल्पों में से किसी भी विकल्प का चयन करने की स्थिति में ना हो, तो उसे कहा जाता है दुविधा। ठीक है, तो केस स्टडी बेसिकली क्या करेगी, आपको उसी दुविधा में पहुंचाएगी और फिर यहां से पता चल जाएगा कि आप अपनी लाइफ में प्रायोरिटी किसको देते हैं, आपके जीवन में जो अधिमान है वो किस चीज को दिया जाता है। ठीक है, तो इस तरीके की सिचुएशंस में आपको पहुंचाया जाएगा। ठीक है, चल इतनी बात क्लियर हो गई और समझते भाई। हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसको जाने बिना जब तक आप ये नहीं जानेंगे तब तक आप वास्तव में ये नहीं समझ पाएंगे कि आपको उत्तर देना कैसे है ना। केस स्टडी पूछे जाने का कारण क्या है, क्यों पूछा जाता है। पहला कारण तो मैं आपको पहले ही बता चुका है कि ये चेक करता है कि आप प्रशासनिक पद के अनुकूल हैं कि नहीं है। यदि आप प्रशासनिक पद के अनुकूल होंगे तो बहुत सारे केसेस जो आपके सामने आएंगे आप उनके प्रॉपर उत्तर दे पाएंगे, जो उत्तर होने चाहिए। ठीक है, अच्छा, ये आपके मनोविज्ञान को समझने की कोशिश करता है। ठीक है, मतलब केस स्टडी के माध्यम से यह समझा जाता है कि आपकी साइकोलॉजी क्या है, आप प्रशासनिक साइकोलॉजी के हिसाब से काम करते हैं या आप किसी प्रकार के किसी प्रिजुडाइज से ग्रसित हैं, है ना, पूर्वाग्रह से ग्रसित हैं, या वो पता लगाते हैं कि कहीं आपके भीतर जो है वो किसी प्रकार का कोई उग्रता तो नहीं है, आपके भीतर किसी प्रकार की कोई घृणा का भाव तो नहीं है किसी संप्रदाय के प्रति या किसी जो है वो संस्कृति के व्यक्ति के प्रति या किसी भौगोलिक क्षेत्र के व्यक्ति के प्रति। तो इस प्रकार की चीजों को भी जो है वो पता लगाने का कार्य किया जाता है केस स्टडी के माध्यम से। और अगर बात करूं तो ये परंपरागत प्रश्नोत्तर प्रणाली से अलग होता है। परंपरागत प्रश्नोत्तर प्रणाली में क्या होता है, सीधा भाई प्रश्न दिया और आपको उसका उत्तर देना है। अब ये उत्तर रटा रटाया भी हो सकता है। अमूमन तौर पर परंपरागत जो प्रश्नोत्तर प्रणाली है इसमें जो रटने वाले लोग हैं वो लोग भी सफल हो जाते हैं, लेकिन केस स्टडी में रटे हुए उत्तर काम नहीं करते। इसका कोई रटा हुआ फॉर्मेट नहीं होता है क्योंकि हर बार परिस्थिति अलग होगी और परिस्थिति यदि अलग होगी तो उसका उत्तर भी अलग होगा। तो परिस्थिति के हिसाब से इसमें जो है वो उत्तर दिए जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके की चीजें इसमें शामिल होती हैं, इसलिए ये परंपरागत प्रश्नोत्तर विधि से क्या है, ये अलग है, ये भी पता होना चाहिए। अच्छा, एक और बात है कि जो केस स्टडी होती है ये आपके दृष्टिकोण के बारे में भी बताती है कि आपका दृष्टिकोण किसी चीज को लेकर के सकारात्मक है या नकारात्मक है, इसके बारे में भी पता लग जाता है केस स्टडी के माध्यम से। तो केस स्टडी परीक्षार्थी के दृष्टिकोण को समझने में सहायक होती है ना, कि व्यक्ति का सकारात्मक दृष्टिकोण है या नकारात्मक दृष्टिकोण है, कि समझने में आ जाता है। अच्छा, एक और बात है, आप किसी विषय पर कितनी त्वरित गति से निर्णय ले सकते हैं, इस क्षमता का आकलन भी हो जाता है। तो ये क्षमता के बारे में भी पता लग जाता है कि किसी भी जो बोलते हैं सिचुएशन में आप किस तरीके से रिएक्ट करेंगे और कितनी जल्दी रिएक्ट करेंगे। ये दोनों बातें जो है वो केस स्टडी के माध्यम से पता लग जाती हैं। तो ये चीज आपको समझनी है। ठीक है भाई, तो ये कारण क्या है ये आपको मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, केस स्टडी का कारण क्या है ना। अच्छा, एक बात और मैं आपको बता दूं, ये जो केस स्टडी वाला हमारा टॉपिक है, इस टॉपिक में मैं कुल मिला के 4 लेक्चर लूंगा, है ना। 4 लेक्चर में आपका पूरा का पूरा केस स्टडी में कवर करवा दूंगा। ठीक है, मतलब आप देखेंगे कि आपको 40 से लेकर के 60 नंबर तक, अंक तक, ये अलग अलग स्टेट पीसीएस में अलग अलग अंक आते हैं। ठीक है, तो ये आपके कवर हो जाएंगे सिर्फ और सिर्फ 4 लेक्चर। ठीक है, इसमें भी हर लेक्चर ज्यादा से ज्यादा अधिकतम 40-45 मिनट का होगा, है ना। कुछ लेक्चर 30 मिनट के होंगे,
कुछ 40-45 मिनट के होंगे, ठीक है। और एक और बात बता दूं, यदि आपको जितने भी थिंकर हैं या थ्योरी है इसको भी पढ़ना है, तो आप नीचे जो स्क्रॉल बार में जो नंबर चल रहा है इस नंबर पर मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। आप मुझे व्हाट्सअप कर दें कि मुझे जितने भी थिंकर हैं कि आपके एथिक्स को लेकर के, है ना, एथिक्स को लेकर के जितने थिंकर हैं या थ्योरी वाला जो पोर्शन है वो सर मुझे पढ़ना है, तो उसका कंप्लीट वीडियो लेक्चर का जो पैकेज है वो आपको मिल जाएगा बहुत ही कम दाम में, बहुत ही कम दाम, मतलब 199 या 299 का जो दाम है उसमें आपको पूरा का पूरा कंप्लीट पैकेज मिल जाएगा। तो आप उसके यदि आपको वो चाहिए हो तो आप मुझे नीचे जो नंबर है उस नंबर पे आप मुझे कॉल या मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। और हिंदी बाई रवि सर नाम से हमारे एक टेलीग्राम चैनल है, उस टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन कर लीजिए, हिंदी बाई एथिक्स बाई रवि सर, ठीक है। यदि आपको हिंदी को लेकर के कोई समस्या है तो हिंदी बाई मयंक शर्मा करके एक चैनल है हमारा, हिंदी बाई मयंक शर्मा, तो उस चैनल को आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। उसमें आपको जो है वो हिंदी और निबंध के बारे में सारी की सारी चीजें मिल जाती हैं, ठीक है। चलिए वापस आ जाते हैं अपने विषय पर। तो ये परीक्षार्थी के त्वरित निर्णय क्षमता के विषय में आपको बताती है कि भाई किस तरीके से कोई व्यक्ति तुरंत निर्णय ले सकता है ना। चलिए अब भाई हम एक और चीज देखेंगे, केस स्टडी के विषय क्या क्या हो सकते हैं, ऐसे कौन कौन से सब्जेक्ट हैं जिन पर केस स्टडी पूछी जा सकती है, केस स्टडी के विषय क्या क्या हो सकते हैं। तो देखिए भाई पहला विषय है संस्कृति पर आधारित हो सकती है। देखो बहुत सारे विषय हो सकते हैं, जितने विषय आप सोच सकते हैं सब विषय हो सकते हैं इसमें, पर कॉमनली कुछ चीजें हैं। अब मैंने ये क्लासिफिकेशन इसलिए किया है कि इसके बेसिस पर हम समझ जाएंगे कि हमारी जो केस स्टडी है वो इनमें से कौन से टॉपिक को बिलोंग करती है, और हर एक टॉपिक को सॉल्व करने का कुछ एक स्पेसिफिक माइंडसेट होता है। अगर आप सोचेंगे गहनता से कि संस्कृति से संबंधित है तो फिर मुझे कैसा करना है, आपको टॉलरेंस का वहां पर उदाहरण पेश करना है, ठीक है, सहिष्णुता का, ठीक है, सहिष्णुता, और कैसा भाई आपको सेक्युलर धर्मनिरपेक्ष व्यवहार करना है, क्योंकि आप एज अ एडमिनिस्ट्रेटर आप सरकार का हिस्सा है। और देखिए भाई हमारा संविधान जो है वो संस्कृति से संबंधित आधारों पर क्या बोलता है, हमारे संविधान में संस्कृति की स्वतंत्रता दी गई है, और आप ही तो उस संविधान के रखवाले के तौर पर काम कर रहे हैं। आप ही तो सरकार के वो हाथ पांव हैं जिनके माध्यम से सरकार संविधान को जनता तक पहुंचाने का कार्य करती है। तो आप यदि संविधान से अलग भावना से ओतप्रोत होंगे और उस तरीके की चीजें करेंगे तो फिर सरकार के लिए आप यूजफुल नहीं है। तो हमें यह देखना है कि हमारा जो केस स्टडी है वो कौन सी कैटेगरी को बिलोंग करता है, और उसी कैटेगरी के हिसाब से हमको हमारा माइंडसेट सेट करना है और उत्तर देने हैं, ठीक है। तो संस्कृति पर आधारित होती है। अब संस्कृति पर आधारित जो होती है वो सत्य पर आधारित होगी या अहिंसा पर होगी या भाईचारे पर आधारित होगी या सहिष्णुता पर आधारित होगी, यानी ये विषय इससे संबंधित होंगे, ठीक है। तो जब भी कभी संस्कृति पर आधारित कोई चीज आ जाती है, संस्कृति पर आधारित केस स्टडी अगर आ जाती है तो उसको डील करने का एक सर्टेन माइंडसेट होगा, है ना। और उस माइंडसेट में आपको क्या रखना है, सत्य, अहिंसा, भाईचारा, सहिष्णुता, धर्मनिरपेक्षता, जो संवैधानिक पहलू है संस्कृति से रिलेटेड वो उनको ध्यान रखना है। मेंशन भी कर सकते हैं आप कि भाई हमारा संविधान भी आर्टिकल नंबर 28-29 में संस्कृति संबंधी अधिकार दे रहा है ना, 29-30 है, माफ कीजिएगा, है ना, 29-30 में शिक्षा और संस्कृति संबंधी अधिकार है। तो इस तरीके की चीजें आप उसमें नोट करिएगा, है ना। अच्छा, भ्रष्टाचार से आधारित हो, भ्रष्टाचार पर आधारित केस स्टडी जब भी आ जाए तो आपको जीरो टॉलरेंस, ठीक है, बिल्कुल भी सहिष्णु नहीं होना है उसमें, है ना। भ्रष्टाचार से संबंधित अगर कोई पहलू आ जाता है तो आपको उसमें बिल्कुल भी सहिष्णु नहीं होना है, क्योंकि इस तरीके की प्रवृत्तियों में आप सहिष्णुता को नहीं अपना सकते कि भाई आप यहां पर सहनशील नहीं हो सकते, ठीक है। तो इसमें देखा जाता है कि आप भ्रष्टाचार से निपटने का आपका नजरिया क्या है ना, आप भ्रष्टाचार से निपटने के लिए आप क्या करते हैं, ठीक है। जैसे एक वो हो गया कि भाई एक कोई काम है, इसको लेकर के उच्च अधिकारी आपके ऊपर दबाव बना रहा है या आपको रिश्वत की पेशकश की जाएगी, आप की गई है, आप क्या करेंगे। तो ऐसी परिस्थिति में देखा जाता है कि आप कैसे निर्णय लेते हैं। तो इस तरीके की चीजें आएंगी इसमें।
फिर क्या हो सकता है भाई, नैतिक दुविधा पर आधारित हो सकता है, एथिकल डायलेमा पर आधारित होता है। अब नैतिक दुविधा कैसे, एक तरफ तो है भ्रष्टाचार और एक तरफ हो गया राष्ट्रीय हित, है ना। तो राष्ट्रीय हित बनाम भ्रष्टाचार, अब दुविधा वाली स्थिति है। जब भी कभी केस स्टडी में दुविधा वाली स्थिति आएगी, आप याद रखिएगा यहां पर आपकी वास्तविक क्षमता का पता लगाया जा रहा है ना, और यह भी पता लगाया जा रहा है कि आपके अंदर मूल्यों का अनुपात क्या है, आपका झुकाव किस मूल्य की तरफ है। आप ध्यान रखिएगा कि जब भी कभी ऐसी सिचुएशन आ जाए तो आप ये देखिएगा कि किन दो मूल्यों के बीच में विवाद है, किन दो मूल्यों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट है, यानी दुविधा किन दो मूल्यों के बीच में है। और फिर आप ये सोचिएगा कि इन दोनों मूल्यों में से बड़ा मूल्य कौन सा है ना। जैसे मैं कहूं आपसे कि एक तरफ है व्यक्तिगत मूल्य और एक तरफ है राष्ट्रीय हित, तो कौन सा बड़ा होगा? जाहिर सी बात है आप बताएंगे कि राष्ट्रीय हित बड़ा होगा। एक तरफ है टीम भावना, एक तरफ व्यक्तिगत भावना है ना। एक तरफ जो है वो आपके चारित्रिक मूल्य है, एक तरफ भ्रष्टाचार है, या एक तरफ और दूसरे कोई मूल्य है। तो इस तरीके की चीजों में आपको जो सीक्वेंस है, आपको यह देखना होगा कि जिन दो चीजों के बीच में हमें दुविधा की स्थिति में डाला गया है, उन दो में से बड़ा मूल्य कौन सा है, और जो भी मूल्य बड़ा होगा आप उस मूल्य का चयन करें, आप उस सिचुएशन का चयन करें। ये हम और आगे समझेंगे जब हम केस स्टडीज को सॉल्व करेंगे, ठीक है। अभी तो मैं आपको बेसिक चीजें बता रहा हूं। जैसे जैसे हम इसमें, क्योंकि इस तरीके के मैं आपको केस भी सॉल्व करवाऊंगा, तो उन केस को सॉल्व करते समय हम इन चीजों को देखेंगे कि हमें कैसे इससे निपटना है, ठीक है भाई। तो हम उन चीजों को भी देखते हुए चलेंगे, राइट। चलो, इसके बाद यदि मैं बात करूं आपसे कि और क्या हो सकता है, तो व्यक्तित्व पर आधारित हो सकता है भाई। काय पे आधारित हो सकता है? व्यक्तित्व पर आधारित होता है। अब व्यक्तित्व पर आधारित होने का मतलब क्या है बेटा, कि एक ही समस्या को जो अलग अलग आचरण के व्यक्ति हैं वो किस तरीके से सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाता है उनका व्यक्तित्व पर आधारित, ठीक है। क्योंकि आप देखेंगे कि अलग अलग लोगों में मूल्यों का अलग अलग अनुपात होता है। मैंने पहले बताया है, जो लोग मेरे से पढ़े हैं, थ्योरी जिन्होंने पढ़ी है या जिन्होंने वीडियो लेक्चर ले रखे हैं, उनको पता होगा कि अलग अलग लोगों में मूल्यों का अलग अलग अनुपात होता है। वो उनके स्वभाव, उसी से उनका स्वभाव बनता है, ठीक है। तो ये व्यक्तित्व पर आधारित जो चीजें हैं वो इसमें आ जाएंगी। और यदि मैं बात करूं प्रशासनिक मुद्दों से संबंधित, प्रशासनिक मुद्दों पर आधारित हो सकती है, ठीक है। जैसे प्रशासनिक मुद्दों पर आधारित कैसे हो सकता है? कार्य संस्कृति पर आधारित हो सकता है, ठीक है। कार्य संस्कृति क्या है कि जिस ऑफिस में आप काम कर रहे हैं उस ऑफिस में कुछ लोग ऐसे हैं जो सरकारी काम करने के लिए भी पैसे लेते हैं, जिस काम के लिए उनको रखा गया है, जिस काम के लिए उनको सैलरी मिल रही है, उसी काम के लिए वो करते हैं। या ऑफिस में ऐसा माहौल है कि दो ग्रुप बन गए, दो गुट बन गए, आप उस ऑफिस के बॉस हैं, अब गुट ए जो है वो गुट बी, अब गुट ए ने अगर कोई भी काम किया तो गुट बी जो है वो उस काम को गलत साबित करने के लिए काम करने लग जाता है। तो कई बार ऐसा भी हो जाता है कि आपके ऑफिस में ही जो दो गुट हैं, उन गुटों की वजह से ही ऑफिस बदनामी में जा रहा हो, कोई कार्य ना हो पा रहा हो। तो इस तरीके की भी जो है वो समस्या आ सकती है। पारदर्शिता से संबंधित कोई समस्या आ सकती है, दो अलग अलग डिपार्टमेंट्स के बीच में जो है वो कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, ऐसी स्थिति हो सकती है, ठीक है। सूचनाओं के आदान प्रदान से जुड़ी हुई समस्याएं आ सकती हैं, ठीक है। तो देखिए, प्रशासन जो है या प्रशासनिक व्यक्ति जो है उसके लिए देश हित सर्वोपरि होना चाहिए, ना कि सेल्फ ईगो को सेटिस्फाई करना सर्वोपरि हो। यदि वो सेल्फ ईगो के सेटिस्फैक्शन में लग जाएगा तो फिर आप मान के चलें कि प्रशासन चौपट होना है ना। अंधेर नगरी अनबुझ राजा, टके शेर भाजी टके शेर खाजा। तो ऐसी परिस्थिति में यदि आप पहुंच जाएंगे तो समस्याएं आनी है। तो वही चेक करते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि आप इस प्रकार का आपका व्यक्तित्व हो कि भाई आप समस्याओं में सॉल्व ना कर पा रहे हो और ज्यादा उनको गंभीर करते जा रहे हो। तो इस तरीके की चीजें देखते हैं। वास्तविक घटनाओं पर आधारित हो सकती है, जैसे कोरोना काल की बात करूं, भोपाल गैस त्रासदी की बात करूं, इससे संबंधित केस स्टडी आ जाती है कई बार, है ना। जैसे केदारनाथ त्रासदी की बात करूं, है ना, केदारनाथ की घटना हुई थी, आप सभी लोगों को याद होगा। तो इस तरीके की समस्याओं में वो एज्यूम करवा देंगे कि भाई आप जो है वहां के हेड ऑफ इंचार्ज हैं और आप बताइए क्या करेंगे, आप कैसे रेस्क्यू ऑपरेशन को संचालित करेंगे। इस तरीके की चीजें पूछी जा सकती हैं, है ना।
अच्छा, पूर्वाग्रह पर बेस्ड जो है वो समस्या है, मतलब ऐसी सिचुएशन दी जा सकती है जिससे ये पता लग जाए कि आप पूर्वाग्रह से ग्रसित तो नहीं है। आप ये पूर्वाग्रह क्या होता है भाई, है ना? पूर्वाग्रह क्या होता है? किसी भी सिचुएशन में जब हम पहले से ही निर्णय ले लेते हैं तो उसे पूर्वाग्रह कहा जाता है। जैसे एक एग्जांपल देखा था हमने कि सरफराज धोखा देगा, तो आपने पीके मूवी देखी होगी, तो उसमें ऐसी स्थिति थी। या हम किसी पर्टिकुलर समुदाय के प्रति कोई धारणा डेवलप कर लेते हैं कि फलानी जाति के लोग बुरे होते हैं, फलानी जाति के लोग अच्छे होते हैं, या किसी क्षेत्र को लेकर के हम कोई धारणा डेवलप कर लें कि फलाने क्षेत्र के लोग बाग जो है वो गलत होते हैं, फलाने क्षेत्र के लोग डाकू हैं, फलाने क्षेत्र के लोग लुटेरे हैं, या जो है वो क्रिमिनल माइंडेड हैं, इस प्रकार की परिस्थितियां। तो ये पूर्वाग्रह है ना? तो ये पूर्वाग्रह नहीं होना चाहिए। अच्छा, दूसरा, जब भी आप कोई उत्तर लिखें तो वह औचित्यपूर्ण होना चाहिए। आपने जो भी उत्तर दिया है वो उत्तर ऐसा ना हो कि उसका कोई औचित्य ना निकल रहा हो। आपके पास सुतर्क हो, आप तर्कों के माध्यम से उस उत्तर को पुष्ट कर सकते हो, ये चीज है ना? आप तर्कों के माध्यम से आप बता पाए कि भाई इस चीज का ये तर्क है, इस वजह से मैंने ऐसा काम किया, ठीक है? ये चीज है। हाँ, एक और बात है, अगर आप ये लेक्चर देख रहे हैं और आपको इसका पीपीटी चाहिए, इसका पीडीएफ फॉर्मेट में ये जो लिखा हुआ है ये चाहिए है, नोट करना है, तो आप मुझे नीचे जो नंबर है इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं, मैं आपको ये पीडीएफ के रूप में सेंड कर दूंगा। या आप हमारा जो टेलीग्राम चैनल है इथिक्स बाय रवि सर, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, तो यहां पर भी आपको पीडीएफ फॉर्मेट में ये मिल जाएगा, ठीक है भाई? तो इस तरीके की चीजें इसमें शामिल होती है। और मैं यदि बात करूं तो आपको केस स्टडी को कैसे हल करना चाहिए, मतलब ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जिनको आपको ध्यान रखना है केस स्टडी को हल करते समय, ये बहुत इंपॉर्टेंट ये वाला सेक्शन जो है ना वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन है। इसलिए मैंने शुरुआत में ही बताया था कि जो लोग भी इस लेक्चर को देख रहे हैं वो कंटिन्यू पूरा देखें, ठीक है? कैसे हल करना चाहिए केस स्टडी। देखिए भाई, आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है केस स्टडी को हल करते समय। यदि आप इन बातों का ध्यान नहीं रखेंगे तो आप समस्या में रहेंगे। क्या है ये बातें भाई? पहली बात तो ये है कि आपको लोचशीलता नहीं छोड़नी है, फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है? क्या जो भी आप समाधान निकालें, है ना, वो लोचशील हो, फ्लेक्सिबल हो, मतलब किसी एक पक्ष की तरफ झुका हुआ नहीं होना चाहिए, ठीक है? मतलब आप ध्यान दीजिए, हमारा जो एडमिनिस्ट्रेशन है या हमारा जो विदेश नीति है, हमारी जो सिस्टम चलता है, हमारे जो संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर है, बेसिक है, वो सब गौतम बुद्ध के मध्यम मार्ग पर बेस्ड है भाई, है ना? मध्यम मार्ग, जहां पर दोनों प्रकार की अतियों से बचना है आपको। अति सर्वत्र वर्जिते कहा भी गया, अति सर्वत्र वर्जिते, अति कहीं पर भी हो वो समस्या ही पैदा करती है, आपको अति से बचना है, ठीक है? देखिए भाई, तो समाधान कट्टर नहीं होना चाहिए। आपने ऐसा नहीं भाई, दो लोग हैं दंगा कर रहे हैं, आपने कहते गोली चलवा दो, तो आप कट्टर समाधान निकाल रहे हैं। अगर आप कट्टर समाधान निकाल रहे हैं किसी भी चीज का, तो आप यकीन मानिए कि वो समाधान सही नहीं है, ठीक है? तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। फ्लेक्सिबिलिटी, हम लोग देखिए ये सारी चीजें हम लोग अभी जो केस स्टडी सॉल्व करेंगे, इसके नेक्स्ट वाले लेक्चर में लोग केस स्टडी सॉल्व करेंगे, तो उनमें हम इन सारी चीजों का यूज करेंगे, ठीक है? तो अच्छा, लेकिन एक बात और ध्यान रखना है, जहां पर विधि का उल्लंघन हो रहा हो या जहां पर भ्रष्टाचार की बात हो रही हो, वहां पर आपको फ्लेक्सिबल नहीं होना है, वहां पे आपको रिजिड होना है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि कहां कमर सीधी करनी है और कहां फ्लेक्सिबल करनी है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है? तो ये चीज है। दूसरा, आपको केस स्टडी को सॉल्व करते समय ये जरूर पता होना चाहिए कि ये जो केस स्टडी है वो कौन से नैतिक मूल्य से संबंधित है। इसमें सहिष्णुता की बात है, इसमें करुणा की बात है, इसमें दया की बात है, इसमें संवेदनाओं की बात हो रही है, इसमें मानवीय मूल्यों की बात हो रही है, या यह अंतरराष्ट्रीय किसी कानून का उल्लंघन है, या ये भारत के किसी कानून का उल्लंघन है, या ये महिला सशक्तिकरण जैसे कानून का उल्लंघन है, या ये पर्यावरणीय नियमों के अनुरूप नहीं है। तो ये बातें आपको पता होनी चाहिए, है ना? मतलब हम जो केस स्टडी सॉल्व कर रहे हैं भाई, जैसे ही आप पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा ये कौन से पहलू से संबंधित है और उसी के अनुरूप हमको उत्तर देना है, ठीक है? तो नैतिक मूल्य
के अनुरूप आपको निर्णय लेना है। आपने थ्योरी में जो भी नैतिक मूल्य पढ़े हैं, करुणा, दया, संवेदना, है ना, इमोशनल इंटेलिजेंस, भावनात्मक बुद्धि जिसको कहते हैं वो, है ना, तो उन चीजों को जो है वो आपको कंटिन्यू करके डिसीजन लेना, उन चीजों को समझ करके आपको निर्णय लेना, यानी आपके निर्णय में इन नैतिक मूल्यों का समावेशन भी होना चाहिए। ठीक है, चलिए, पूर्वाग्रह नहीं होना चाहिए। आप जो भी निर्णय लें वो पूर्वाग्रह से समावेशित ना हो, मतलब आपका ऐसा ना हो कि भाई फलानी कास्ट का व्यक्ति तो ऐसा होता ही है, फलाने धर्म का व्यक्ति तो ऐसा होता ही है, या फलाने क्षेत्र में तो ऐसा होता ही है ना। तो इस तरीके की चीजें उसमें केस स्टडी को सॉल्व करते समय नहीं होनी चाहिए। और मैं यदि बात करूं तो केस स्टडी को हल करते समय विद्यार्थियों द्वारा निम्न प्रश्नों का जवाब देना चाहिए। मतलब क्या हुआ, जब भी आप केस स्टडी सॉल्व कर रहे हो तो आप खुद से ही सवाल करो, भले उसमें पूछे गए हो कि नहीं पूछे गए हो, आपको खुद से सवाल करने, खुद से जवाब देने हैं। जैसे कि इस केस स्टडी में कौन सा नैतिक मुद्दा है। जैसे मैं कहूं कि आप बहुत गरीब हैं, आपके बच्चे जो है भूखे मर रहे हैं, क्या मर रहे हैं, भूखे, और आप बहुत ईमानदार भी हैं, और ऐसी परिस्थिति में एक व्यक्ति सामने से जा रहा था, उसका नोटों से भरा हुआ पर्स आपके सामने गिर गया, आपको पैसों की बहुत आवश्यकता है, आप ऐसी परिस्थिति में क्या करेंगे। तो आप पहले ही बोले कि यह नैतिक दुविधा से संबंधित मुद्दा है। आपने पहले लाइन में यदि बोल दिया कि यह नैतिक दुविधा से संबंधित मुद्दा है, मतलब आपने क्या उसमें नैतिक मुद्दा कौन सा आपने देख लिया। ठीक है, चलिए, अच्छा, क्या उसमें ऐसा है जो नैतिक रूप से कुछ गलत है। यदि कोई ऐसी बात है, आपने जो केस पढ़ा है उसमें ऐसी कोई बात है जो नैतिक रूप से गलत है, तो आप उस चीज को कोट करिए कि भाई यहां पर ये वाली नैतिकता का उल्लंघन हो रहा है, इस परिस्थिति में ये नैतिकता का उल्लंघन हो रहा है। जैसे मैं एक केस देता हूं कि भाई आप जो है वो किसी विभाग के मुखिया हैं और आपके ही डिपार्टमेंट के लोग जो है वो रिश्वत ले रहे हैं और आपको इस बात की जानकारी हो गई है, तो आपको पता चल गया ना कि वहां पे क्या नैतिक रूप से गलत हो रहा है, भ्रष्टाचार से संबंधित मामला है ना, इस तरीके की चीजें। अच्छा, कार्यवाही का प्रत्येक पक्ष पर पड़ने वाले प्रभाव का पूर्वानुमान करना है, यानी आप अगर कोई डिसीजन दे रहे हो तो वो डिसीजन जिन जिन लोगों को इफेक्ट कर रहा है उन लोगों के बारे में आपको पता हो कि भाई मेरे इस निर्णय से फलाने व्यक्ति को ये नुकसान होगा, फलाने व्यक्ति को ये फायदा होगा, ये भी आपको पता होना चाहिए और इसको मेंशन भी करना है ना, कि भाई हमने जो निर्णय लेंगे, आप ऐसा कोई निर्णय ले लो जिससे किसी व्यक्ति की जिंदगी ही बर्बाद हो जाए, तो वो निर्णय भी आपके लिए गलत है, वो निर्णय भी कहीं ना कहीं समस्याग्रस्त है। ठीक है, वो चीज है। अच्छा, जिस भी विकल्प का आप चयन कर रहे हो, आप जो भी कार्यवाही कर रहे हो, वह किस दार्शनिक सिद्धांत से संबंधित है, इसका उल्लेख आपको अवश्य करना है। मतलब जो निर्णय आपने लिया है वो निर्णय कौन से एथिकल एस्पेक्ट से रिलेटेड है, उस चीज को आपको एक्सप्लेन करना है उत्तर लिखते समय। ठीक है, अच्छा, जो लोग प्रभावित हैं वो कौन कौन से हैं। अच्छा, इसमें जो आपने डिसीजन लिया है उसमें सबसे अच्छा डिसीजन क्या हो सकता है और सबसे खराब डिसीजन क्या हो सकता है, यह भी बताने का प्रयास करें। देखो, इन सारे प्रश्नों के उत्तर हर जगह नहीं देने, जहां जौन सा प्रश्न सेट हो रहा हो आपको वहां वैसा प्रश्न देना है, प्रश्न का उत्तर देना है। ठीक है, चलिए भाई और देखते हैं। अच्छा, अगर कुछ ऐसा है जहां पर आपको कोई नीतिगत बदलाव करने हैं या सिफारिश करनी है तो उसका भी आप उल्लेख करें। जैसे ऐसा हो गया कि भ्रष्टाचार हो ही रहा है, तो आपने उत्तर दिया कि भाई हम ये कार्रवाई कर देंगे। अब आपको भविष्य की रूपरेखा भी बतानी है यहां पर कि आगे नए कर्मचारी ऐसा काम ना करें, उसके लिए आप रोकथाम के क्या उपाय बनाएंगे। समझ में आ रही बात। अब मान लीजिए आप एक जगह के अधिकारी हैं और वहां पर बाढ़ आ गई और उससे पहले बाढ़ मैनेजमेंट को लेकर के कुछ भी नहीं था, तो पहले तो आपको पहला क्या है भाई, देखो 3 चीजें आपको समझनी होंगी। वर्तमान निर्णय, है ना, यानी रोकथाम, है ना, बचाव और पुनर्वास, तीनों चीजों का ध्यान रखना है आपको। मतलब क्या है, अभी तो हमें चेक करना है, रोकना है उस चीज को, फिर ऐसे उपाय बनाने के आगे ऐसा ना हो, जो लोग प्रभावित हैं उन लोगों को
दोबारा बसाने का काम भी करना है। तो ये तीनों चीजें आपके पास होनी चाहिए। आपकी स्ट्रेटजी भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों से संबंधित होनी चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके की चीजों को आपको करना है, राइट। तो ये हमारे केस स्टडी का जो बेसिक कॉन्सेप्ट थे उन पर हम लोगों ने चर्चा की है आज। आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा, और इसके साथ में आप मुझे ये भी बताइएगा कि आप और किस विषय पर वीडियो चाहते हैं। यदि आप विश्वास एकेडमी पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, इसको शेयर करें। अगर आपको अच्छा लगा हो तो भी इसे शेयर करें, थोड़ा सा मोटिवेशन बना रहता है। चलिए, धन्यवाद, जय हिंद।